अस्सलाम वालेकुम। हम टॉपिक डिस्कस करेंगे स्टोकियोमेट्री का। जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास उस रिएक्शन की एक इक्वेशन लिखी जाती है। उस इक्वेशन से उस रिएक्शन के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन लेना और स्टडी करना वो हमें केमिस्ट्री की ब्रांच स्टोकियोमेट्री से पता चलता है। एक्चुअली अगर हम डेफिनेशन में देखें तो स्टोकियोमेट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की मदद से रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बारे में क्वांटिटेटिव स्टडी करते हैं। इट मीन्स कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मदद से एक केमिकल इक्वेशन लिखते हैं और उस केमिकल इक्वेशन को मोल्स, मैस, वॉल्यूम के लिहाज से बैलेंस करते हैं। जब हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ जाती है तो उस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की क्वांटिटेटिव स्टडीज करना स्टोकियोमेट्री में इंक्लूड किया जाता है। हम देखते हैं कि जब भी हमें कोई केमिकल रिएक्शन दिया जाता है तो अगर हमें उस रिएक्शन में एटॉमिक मैसेज, मॉलिक्यूलर मैसेज, मोल, एवोगाड्रोस नंबर, मोलर वॉल्यूम के बारे में इंफॉर्मेशन है तो हम उस इक्वेशन का यूज़ बहुत बेटर कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू कि हमारे पास ये नॉलेज ना हो। जब हम स्टोकियोमेट्री की बात करते हैं हम कहते हैं कि हमने एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बनाया है रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के दरमियान। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी अमाउंट हम रिएक्टेंट्स की ले रहे हैं वो कंप्लीट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रही है। तो दो कंडीशंस इन्हें फॉलो करनी है। अगर हम वो कंडीशंस फॉलो नहीं करते तो उस रिएक्शन की हम स्टोकियोमेट्रिक स्टडीज़ नहीं कर सकते। ये दो कंडीशंस फॉलो करना वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हम ये कहते हैं कि जितने के जितने रिएक्टेंट्स हैं वो पूरे के पूरे प्रोडक्ट में चेंज हो गए हैं। यानी कि अगर मैं 10 ग्राम रिएक्टेंट्स का ले रही हूँ और रिएक्शन मैंने किया है तो मैं कहती हूँ कि वो 10 के 10 ग्राम्स ही प्रोडक्ट में चेंज हुए हैं और कोई साइड रिएक्शन नहीं बना। साइड रिएक्शन का क्या मतलब होता है कि जब एक रिएक्शन हो रहा है तो प्रोडक्ट्स के साथ साथ कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज़ बन जाती हैं या मेजर प्रोडक्ट के अलावा हमारे पास माइनर प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो वो साइड रिएक्शन में कंसीडर किया जाता है। तो जब हमने स्टोकियोमेट्रिक स्टडीज़ करनी है तो हमने ये दो कंडीशंस फॉलो करनी है कि तमाम के तमाम रिएक्टेंट्स हमारे पास प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं और कोई भी साइड रिएक्शन नहीं हो रहा। हमने ये देखा कि जब हमारे पास किसी भी रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन है और हमारे पास तमाम वो नॉलेज है जो हमने पीछे स्टेप्स में देखा तो हम केमिकल इक्वेशन को बेटर वे में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर केमिकल इक्वेशन की चंद लिमिटेशंस भी हैं कि हमें वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं देती। तो वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हम कहते हैं कि हमें केमिकल इक्वेशन से पता नहीं चलते। तो फर्स्ट वन है कि नॉट टेल अबाउट द कंडीशंस ऑफ द रिएक्शन। अब यहाँ पर इसका क्या मतलब हुआ कि हमें केमिकल इक्वेशन की मदद से ये नहीं पता चलता कि हमने रिएक्शन करने के लिए कंडीशंस कौन सी अप्लाई की हैं, हमने प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर क्या यूज़ किया है, ये हमें केमिकल इक्वेशन से नहीं पता चलता। सेकंड क्या है, नॉट टेल अबाउट रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्शन की वो रेशियो है जिससे हम देखते हैं किस टाइम में कितनी अमाउंट रिएक्टेंट की प्रोडक्ट चेंज हो रही है। जैसे मैं कंसीडर करती हूँ मेरे पास एक रिएक्शन है और फर्स्ट 25 मिनट्स में वो 50% कंप्लीट हो गया है एंड नेक्स्ट 25 मिनट्स में वो सिर्फ और सिर्फ 10% होता है। तो केमिकल इक्वेशन से हमें ये पता नहीं चलता। हमें ये पता है कि ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है लेकिन हमें ये नहीं पता कि इस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स किस रेट से प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि समटाइम्स हम तमाम के तमाम रिएक्टेंट्स रिएक्शन वेसल में डालते हैं और हमारे पास इक्वेशन भी मौजूद होती है लेकिन इन रियलिटी वो रिएक्शन होता नहीं है। चंद कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज नहीं होते। यानी कि वो केमिकल चेंज रियलिटी में नहीं हो रहा लेकिन हमारे पास उसकी इक्वेशन है। तो ये भी एक लिमिटेशन है कि असल में वो केमिकल चेंज हुआ नहीं है लेकिन हमारे पास उसकी केमिकल इक्वेशन मौजूद है। जब हम स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करते हैं तो दो बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं जो हमारी हेल्प करते हैं इस सिलसिले में। एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। हम कहते हैं कि क्वांटिटेटिव स्टडीज़ करते हैं हम स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में। तो क्वांटिटेटिव स्टडीज़ का क्या मतलब हुआ कि हम जितना मास या जितना प्रोपोर्शन ले रहे हैं रिएक्टेंट्स का वो कंप्लीट प्रोडक्ट्स में चेंज हुआ है। तो इस सिलसिले में ये दो लॉज वेरी इंपॉर्टेंट हैं।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस क्या बताता है कि जितना मैस मैं रिएक्टेंट्स का ले रही हूँ वो पूरे का पूरा प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाएगा। जो हमने कंडीशन में भी देखा था कि तमाम के तमाम रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे हैं। और सेकंड लॉ ये है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, कि जितना रेशो मैं ले रही हूँ रिएक्टेंट्स का वो पूरे का पूरा प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहा है। अगर मैं 1 रेशो ले रही हूँ तो प्रोडक्ट में भी मेरे पास 1 रेशो ही आ रही है। जब हम स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करते हैं तो चंद रिलेशनशिप हम माइंड में रखते हैं, जो ये हैं कि मैस मैस रिलेशनशिप, कि अगर हमारे पास एक सब्सटेंस का मैस प्रेजेंट है तो हम दूसरी सब्सटेंस का मैस फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। हम उसकी मदद से, अगर हमें रिएक्टेंट्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है तो हम प्रोडक्ट्स की कैलकुलेट कर लेंगे, और अगर हमारे पास प्रोडक्ट्स की प्रेजेंट है तो हम रिएक्टेंट्स की कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट है मैस मोल और मोल मैस रिलेशनशिप। इसमें यह है कि अगर हमारे पास एक सब्सटेंस का मैस गिवन है तो हम सेकंड के मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कैसे? हमने मोल का फॉर्मूला पढ़ा था, मोल इज इक्वल टू गिवन मैस डिवाइडेड बाय सब्सटेंस का मोलर मैस। तो यहाँ से अगर हमने मोल्स कैलकुलेट करने हों और हमारे पास मैस गिवन हो तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मोलर मैस तो हमें सब्सटेंस का पहले ही मालूम है और गिवन मैस हमारे पास अवेलेबल है, तो हम मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी को अगर हम इन्वर्ट कर लें, यानी कि हमारे पास मोल्स गिवन है और हमने मैस कैलकुलेट करना है, तो फिर भी हम कर सकते हैं। तो वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा मोल्स इनटू मोलर मैस, यानी कि जितने भी मोल्स हमारे पास रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स के यूज़ हो रहे हैं उसको हम लेंगे और मोलर मैस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मैस उस सब्सटेंस का पता चल जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप, यानी कि एक सब्सटेंस का मैस गिवन है और सेकंड का यहाँ पर हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। यानी कि एक चीज़ हमें दी गई है, या हमें मैस दिया गया है या हमें वॉल्यूम दिया गया है, तो दूसरी हमने कैलकुलेट कर लेनी है। अब यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? यहाँ पर हम डेंसिटी वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जिसमें मैस और वॉल्यूम की रेशो यूज़ है। डेंसिटी दी गई होगी और हमने मैस और वॉल्यूम की मदद से इसको सॉल्व कर लेना है। अगर हमारे पास मैस प्रेजेंट है तो हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे, और अगर हमारे पास वॉल्यूम प्रेजेंट है तो हम मैस कैलकुलेट कर लेंगे। लास्ट वन इज मोल मोल रिलेशनशिप। मोल मोल रिलेशनशिप में क्या हुआ कि एक सब्सटेंस के मोल्स हमें दिए गए हैं, दूसरे के हमने कैलकुलेट करने हैं। तो ये तो बहुत इजी हो गया। मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं कि सब्सटेंस का गिवन मैस हो और उसका मोलर मैस हो तो हम मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। दोनों प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के लिए सेम ही हो जाएगा। अगर हम रिएक्टेंट्स के मोल्स हमें गिवन है तो प्रोडक्ट्स के हम खुद ब खुद फाइंड आउट कर लेंगे, और अगर प्रोडक्ट्स के गिवन है तो रिएक्टेंट्स के हम खुद ब खुद फाइंड आउट कर लेंगे। थैंक यू।